कि किसी भी अवयव को देखकर मैं ये बता पाऊंगा कि ये इस समुच्चय के अंदर आएगा या नहीं आएगा। जैसे यहां पे मैंने राजधानियों का समूह बनाया, तो राजधानी है वो अवयव है, तो समुच्चय के जो अवयव हैं उन्हें हम स्मॉल अल्फाबेट द्वारा लिखते हैं। संख्या तो ये भी बहुत सारी है, पर 0 और 1 के बीच में ये अनगिनत परिमेय संख्या होती है, तो इनको सारणीबद्ध रूप में लिखना संभव नहीं है, तो इनको लिखना ही रोस्टर फॉर्म में पड़ता है। अगर ये सवाल बोलता है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली का मतलब है जिसने सबसे ज्यादा किताबें लिखी हूं, तो हम बता देते किसी किताब सबसे ज्यादा है। चलिए तो फिर स्टार्ट करें। क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है समुच्चय। पहली बात समझो, जब कभी भी आप मैथमेटिक्स की किसी भी बुक को, अच्छी बुक को खोलकर देखोगे, तो जो सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा वो आपका समुच्चय मिलेगा। स्पेशली अगर आप बीजगणित यानी एलजेब्रा की कोई भी बुक उठा के देखोगे, तो सबसे पहला चैप्टर आपको क्या मिलेगा? समुच्चय ही मिलेगा। और इस चैप्टर को पढ़ना बेहद जरूरी है। ये चैप्टर आगे आने वाले सभी चैप्टर्स, यानी कि जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक आपके ये काम आएगा। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता इतनी पड़ती क्यों है? समुच्चय इतना जरूरी क्यों है? ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्रिकेट सब देखते हो? कितने लोग क्रिकेट देखते हो? तो ऐसे करो हाथ खड़ा कि हम देखते हैं। मूवी सब देखते हो? कितने लोग मूवी देखते हो? पहले क्रिकेट वाले हाथ नीचे कर लो। मूवी सब देखते हैं, है ना? ऐसे तो नहीं है कोई जो क्रिकेट भी नहीं देखते मूवी नहीं देखते, दोनों से ही दुनिया से अनजान है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक बात है। तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला के बनाने वाले बल्लेबाज का नाम आपको बताना है। पहला सवाल मेरा है, आपको आंसर नहीं करना, पर अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं, या जो क्रिकेट देखते ही नहीं है उनके लिए मैं सवाल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि 2024 में जिस मूवी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं उस मूवी का नाम आपको बताना है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। बेटा तुम लोग आज पहली पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है जिसके फ़ोन से डिस्टरबेंस है वो फ़ोन को म्यूट कर लेना। आपको जब बोलना होगा मैं मौका दूंगा बोलने का। जैसे स्पेशली अभी क्या नाम है इसका, ट्रस्टी एंड रवि, दोनों फ़ोन म्यूट कर लो अपना पहली फुर्सत में। ठीक है, मेरे पास सारे हथियार हैं, मैं म्यूट भी कर सकता हूँ यहाँ से फ़ोन को, मैं क्लास से बाहर भी भेज सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर मैं कुछ करता नहीं हूँ। पढ़ने आए तो पढ़ाई करो आराम से शांति से। ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज। अब ये सोचो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कैसे, है ना? क्वेश्चन क्या है आपसे कि आईपीएल में जिस क्रिकेटर ने सबसे ज्यादा रन बनाए उसका नाम आपको बताना है। तो इसका अगर मुझे आंसर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले मैं आईपीएल में जितने भी खिलाड़ी खेले होंगे उनके नाम लेके आऊंगा कहीं से। करेक्ट बात है ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी खिलाड़ी आईपीएल के अंदर खेले होंगे उन सबका मैं नाम लेके आऊंगा, फिर उन्होंने जितने रन बनाएंगे उनको जोड़ूंगा, फिर देखूंगा किसके रन सबसे ज्यादा हैं, उसका जो भी नाम होगा वो नाम आपको बता दूंगा। ऐसे ही करेंगे, कोई और तरीका है? अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन का आपसे बात करूं तो आप क्या करोगे? सर 2024 में जितनी भी मूवी बनी है आप उन सभी मूवीज के नाम को एक जगह लिखोगे, फिर क्या करोगे, किस मूवी ने कितने पैसे कमाए हैं उसे लिखोगे, फिर क्या करोगे, जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए उसका नाम आप मुझे बता दोगे। करेक्ट है? यही प्रोसेस हो सकता है, कोई और प्रोसेस हो सकता है? हाँ या ना? सही बात है ना? अगर मैं सवाल आपसे चेंज कर देता हूं और मैं ये बोल देता हूं सवाल आपसे कि राजस्थान के जितने भी, राजस्थान क्या है, भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी जितनी भी राजधानी हैं उनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राजधानी की है? अगर मैं सवाल आपसे ये करूं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली
राजधानी। किसकी राजधानी? राज्य की राजधानी। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? कोई बच्चा अनम्यूट कर सकता है या इसका आंसर बताने के लिए? सर अगर आप ये पूछते हो कि सबसे ज़्यादा जितने भी राज्य हैं उनकी जो भी राजधानी है उनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली अगर राजधानी मुझे निकालनी हो तो मुझे करना क्या होगा? कोई है जिसको बताना हो? सिस्टम में हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। और अनम्यूट वही होगा जिसका फोन, जिसका कैमरा खुला होगा, है ना? बोल बेटा। स्पर्श। हेलो सर। हम्म। सर जब हम किसी राजधानी के बारे में निकालेंगे तो उसके पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी सभी राजधानियों की, ठीक है। तब हम उसकी जनसंख्या की गणना करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से हम ठीक सबसे बात, ज्यादा मतलब राजधानी निकाल स्पर्श सकते ये हैं। बोल रहा है कि हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं उनकी जितनी भी राजधानी हैं हम उनको एक जगह लिखेंगे सबसे पहले। फिर हम कोई भी किताब या कहीं भी इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे कि लेट से आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो जयपुर की जनसंख्या कितनी है, ये पहले से कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे जयपुर की जनसंख्या ये है, आपके भोपाल की जनसंख्या ये है, ऐसी सारी जनसंख्या को हम लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, उसका हम आंसर करेंगे। करेक्ट बात है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन है कि सर मैथमेटिक्स में ज्यादातर केसेस में जब कभी भी हम किसी बड़े डेटाबेस पर काम करते हैं या बड़े या छोटे पर भी मान लो, जब हम किसी डेटाबेस पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। हम चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं, फिर उनके ऊपर कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। करेक्ट बात है। सबसे पहला काम क्या किया है, जैसे मैंने यहाँ पे सभी बल्लेबाजों की लिस्ट बनाई है, मैंने यहाँ पे सभी मूवी की लिस्ट बनाई है, मैंने यहाँ पर सभी राजधानियों की लिस्ट बनाई है। पहला काम क्या है, लिस्ट बनाई है। लिस्ट बनाने के बाद जो भी ऑपरेशन आपको लगाना है वो ऑपरेशन आप लगा सकते हो। जैसे मैंने पूछा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली बताओ, अगर मैं पूछता सबसे कम जनसंख्या वाली राजधानी बताओ तो वो बताना भी संभव था। मैं अगर आपसे ये पूछता कि ऐसी राजधानी बताओ जिसकी जनसंख्या सभी के बीच में है तो वो बताना भी संभव है ना? तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप कर सकते हो। पर पहली कंडीशन क्या है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो है कि पहले हम जिस किसी के ऊपर ऑपरेशन लगाना चाहते हैं वो टोटल अवयव कितने हैं, वो टोटल वस्तुएं कितनी हैं, उन सबको इकट्ठा करके हम एक जगह लेकर आएंगे। ये इकट्ठा करके एक जगह लाने की जो प्रक्रिया है यही आपका समुच्चय है। करेक्ट है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली टर्म्स में बोलूं तो मैं ये बोलूंगा ना, सभी बल्लेबाजों का समूह बनाएंगे, तो मैथमेटिकली बोलेंगे सभी बल्लेबाजों का एक समुच्चय बनाएंगे। ठीक है। ये क्या है, सभी मूवी का एक समूह बनाएंगे, तो हम सभी मूवी का एक समुच्चय बनाएंगे। यहाँ क्या है, सभी राज्य की राजधानियों का एक समूह बनाएंगे, यानी सभी राज्य की राजधानियों का एक समुच्चय बनाएंगे। तो समुच्चय बेसिकली वस्तु या अवयवों का संग्रह है। क्या है, वस्तु या अवयवों का संग्रह है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम संग्रह में किसी को जिसका मन करे उसको उठाकर रख ले। करेक्ट है, ऐसा थोड़ा ना है। जैसे मान लो मैं आईपीएल के बल्लेबाजों की लिस्ट बनाने बैठा, मैंने सबसे पहले नाम लिख दिया विराट कोहली। ठीक है। फिर मैंने नाम लिख दिया जयपुर। तो ये बात ठीक है या गलत है? गलत बात है। क्यों सर? अगर आप आईपीएल के बल्लेबाजों की लिस्ट बना रहे हो तो जो खिलाड़ी आईपीएल खेला है उसका नाम आप लिखोगे। जयपुर तो राज्य की राजधानी है, तो जयपुर थोड़ी ना आईपीएल के अंदर खेली है, तो आप जयपुर को इस समूह में इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जो आप समूह बना रहे हो उस समूह में कौन सा अवयव आएगा, कौन सा अवयव नहीं आएगा, इसका भी कोई ना कोई नियम होना चाहिए। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि समुच्चय क्या है, समुच्चय वस्तु या अवयवों का एक संग्रह है जिसके अंदर वस्तु या अवयवों को किसी नियम के तहत लिया गया होगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? ये दो बच्चों के अलावा एक आकाश और स्पर्श, बेटा फोन को अनम्यूट कर लो। क्यों तुम पहले पहले क्लास में ही गायब होना चाहते हो? ऑल क्लियर? क्लियर बताना हो ऐसे हाथ खड़ा करोगे, सर हाँ सब कुछ क्लियर है। ठीक है, परफेक्ट, सबका क्लियर है। तो अब हम समुच्चय की एक बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय हमारा वस्तुओं या अवयवों का एक समूह है जिसके अंदर अवयवों को किसी नियम के तहत लेते हैं। और अगर इसको मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वस्तु या अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह।
सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? सुपरिभाषित का मतलब यही हुआ कि विराट कोहली आईपीएल के समूह के अंदर आएगा, जयपुर आईपीएल के समूह के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं राजधानियों का समूह बना रहा हूं तो जयपुर समूह के अंदर आएगा, विराट कोहली इसके अंदर नहीं आएगा। सुपरिभाषित का मतलब यह है, एक आसान शब्दों में आप समझना चाहो तो उसका मतलब ये हो सकता है, चलो एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, अब आप ये लिखो, सबसे अच्छा, सबसे अच्छे बल्लेबाज का नाम। बताओ, चलो एक दो बच्चे बताओ कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन है। सुमित बताएगा सबसे सर पहले। यह सर यह संभव नहीं है सर। क्या कह रहा है? यह संभव नहीं है सर। कौन बल्लेबाज किसके लिए अच्छा हो सकता है, नहीं नहीं। आवाज आई नहीं मुझे, थोड़ा फोन के पास मुंह लाके बोलना। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि किसके लिए कौन बल्लेबाज अच्छा हो सकता है। अरे ज्ञान मत दो, ज्ञान की कमी नहीं है मेरे पास। आपके हिसाब से कौन है वो बताओ मुझे, तो एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ बोलो, सुमित बोल रहा था, आपके हिसाब से जो है बता दो। नहीं सर यह संभव नहीं है। तो सुमित किसी को विराट बोलना कोहली। है? सर हाँ सर ये आपने टाइम पीरियड नहीं दिया। अगर इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच बोलते तब हम उसमें उनका कैसे संग्रह इंसान हो? देखते। मेरा सवाल बहुत आसान सवाल है ना। तो आपका पहले लिस्ट फेवरेट क्रिकेटर कौन है, सर ये हम सवाल बताएं है मेरा। सर। सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, या इसको चेंज कर देते हैं, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, ऐसे बताओ। चलो, लड़कियां हीरो बता सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हटा दो। लो, अच्छा पसंदीदा हीरो या हीरोइन, अब आंसर करो। चलो बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट हो सारे के सारे, जिसको बोलना है अनम्यूट करो और बोलो। शाहरुख खान। शाहरुख खान, ठीक है। अगला बताओ। अमिताभ बच्चन। और सूर्य कुमार यादव। अमिताभ सर या सूर्य अमिताभ कुमार। बच्चन, ठीक है। और विजय थालापति। विजय थालापति। और अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन। और सर सूर्य कुमार बल्लेबाज सूर्य सूर्य कुमार। कुमार। और नूरा कैसे फतेही। नालायक हो सब। हार्दिक पांड्या। अबे हीरो हीरोइन में हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार कहां से आ गए अंग्रेजों? चलो ठीक है, नूरा परफेक्ट बात। फतेही। अब मुद्दे की बात समझना। मैंने आपसे क्या पूछा कि आपकी पसंदीदा हीरो कौन है, तो एक का आंसर आया शाहरुख खान, एक का आंसर आया अमिताभ बच्चन, एक का आंसर आया विजय सेतुपति थेलापति जो भी था, एक का आंसर आया अल्लू अर्जुन, और एक का आंसर आया सूर्या। हर इंसान के आंसर अलग अलग थे, ठीक है, हर इंसान के आंसर अलग अलग थे। अब अगर मानो मैं इसी सवाल को चेंज करता हूं और मैं सवाल आपसे बताता हूं कि वो हीरो आपका पसंदीदा हीरो होगा जिसने सबसे ज्यादा मूवी बनाई है, समझ रहे हो? अगर ये सवाल मैं चेंज कर देता हूं और सवाल मेरा कुछ ऐसा हो जाता है कि वह हीरो आपका पसंदीदा हीरो होगा जिसने सबसे ज्यादा फिल्म बनाई हो। अब आप सभी का आंसर एक आएगा, अलग अलग आ सकता है। अब इसका कौन है वो तो नहीं जा रहा, पर आप क्या करोगे, सारे हीरो निकालोगे, उनके कितनी पिक्चर में काम किया वो निकालोगे, जिसने सबसे ज्यादा पिक्चर में काम किया होगा वो आपका पसंदीदा हीरो बन जाएगा। इस केस में जैसे यहां क्या हुआ, एक का आंसर शाहरुख खान आया, एक का आंसर अमिताभ बच्चन आया, एक का आंसर विजय सेतुपति आया, एक का नाम अल्लू अर्जुन आया, एक का आंसर, ठीक है। इस केस में क्या सभी स्टूडेंट के आंसर एक आएंगे, आंसर अलग अलग आ सकते हैं? कितनों को लगता है कि आंसर एक आएंगे?
सबको लगता है आंसर ए कहेंगे, करेक्ट है। तो ये जो सवाल है और ये जो सवाल है, इन सवालों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग आ सकता था, करेक्ट बात है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हर बच्चे का सेम आ सकता है, सिंपल बात है। तो ये सुपरिभाषित का मतलब जो है ना वो यही है, यानी इस सुपरिभाषित का मतलब ये होगा, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में समझना चाहें तो, कि सभी बच्चे इसका आंसर समान देंगे, अलग अलग बच्चों का आंसर अलग अलग नहीं आ सकता, पहली बात। पर ये डेफिनेशन मैथमेटिकल नहीं है, ये समझने के हिसाब से हमारे लिए बेहतर है। एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट मतलब ये हुआ कि किसी भी अवयव को देखकर मैं ये बता पाऊंगा कि ये इस समुच्चय के अंदर आएगा या नहीं आएगा। जैसे जब मैं आईपीएल का समुच्चय इकट्ठा कर रहा था तो मैं ये बोल सकता हूं कि जयपुर आईपीएल के बल्लेबाजों के लिस्ट में नहीं आ सकता। और जब मैं क्या बोलते हैं राजधानी का समुच्चय ले रहा हूं तो विराट कोहली राजधानी में नहीं आ सकता। जब मैं हीरो का समुच्चय ले रहा हूं तो हार्दिक पांड्या हीरो की लिस्ट में नहीं आ सकता। तो सुपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नियम है जिसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि कोई भी अवयव दिए गए समुच्चय का भाग होगा या नहीं होगा। एकदम क्लियर बात है, यहां तक बात समझ आ गई? तो ये डेफिनेशन है आपकी समुच्चय की। वस्तु और अवयवों का एक सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है किसी भी अवयव को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये इस समुच्चय का भाग होगा या इस समुच्चय का भाग नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि सर आपने समुच्चय बता तो दिया, पर समुच्चय को लिखते कैसे हैं? इन जनरली हम समुच्चय को इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित करते हैं। क्या हुआ? सामान्यतः हेलो सर। हेलो हम्म सर, वीडियो आ रहा है, क्या? वीडियो साफ नहीं दिख रहा है। सामान्यतः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल अल्फाबेट, ठीक है, सामान्यतः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे कि द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, एक्स, वाई, पी, क्यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है। ये जो वस्तु या आपके क्या बोलते हैं अवयव हैं, जो समुच्चय के अंदर जो वस्तु डाली गई हैं उन्हें हम अवयव बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, समुच्चय के अवयवों, अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। समझ रहे हो? जैसे यहां पे मैंने बल्लेबाजों का एक समूह बनाया तो जो बल्लेबाज हैं वो अवयव हैं। यहां पे मैंने क्या हुआ फिल्मों का समूह बनाया तो जो फिल्म है वो अवयव हैं। यहां पे मैंने राजधानियों का समूह बनाया तो राजधानी है वो अवयव हैं। तो समुच्चय के जो अवयव हैं उन्हें हम स्मॉल अल्फाबेट द्वारा लिखते हैं। अवयवों को स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी बोलते हो लिख लेना, द्वारा निरूपित करते हैं। चलो एक उदाहरण लेते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ये है आपका, पहले एक हल्का सा टॉपिक पढ़ो फिर उदाहरण पे आते हैं। ये है आपका समुच्चय लिखने की विधियां या समुच्चय निरूपण की विधियां। ठीक है, समुच्चय को लिखते कैसे हैं पहले ये पढ़ लो, फिर वो तीसरे वाली टॉपिक को मैं बताता हूं क्या है। समुच्चय को दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक आपका होता है रोस्टर वाला फॉर्म, एक आपका होता है सेट बिल्डर वाला फॉर्म। मानो मैं एक संग्रह ले लेता हूं, समुच्चय क्या है, मैं एक समुच्चय ले लेता हूं, समुच्चय आपका ये है, एक से बड़ी
तथा 7 से छोटी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, समुच्चय क्या है आपका? समुच्चय यह है कि 1 से बड़ी और 7 से छोटी प्राकृत संख्याएं हमको लिखनी है। ये मेरा समुच्चय। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक बनाएंगे करली ब्रैकेट यानी मजला वाला कोष्टक। ठीक है, सारे अवयवों को लिखेंगे, उनके बीच में कॉमा का चिन्ह लगा देंगे, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा। यानी 1 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 1 से बड़ी प्राकृत संख्याएं कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, क्योंकि हमको 7 से छोटी भी लेनी है। तो संख्या आपकी हो गई 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो तरीका है लिखने का, ये आपका सारणीबद्ध रूप यानी रोस्टर फॉर्म है। हम करली ब्रैकेट लगाते हैं और करली ब्रैकेट के बीच में एक एक अवयव को लिखते हैं और बीच में हम कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपका 3, 4, 2, 6, 5। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में अवयव किस क्रम में लिखे गए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और एक अवयव सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। नोट लिख लो आप, अवयवों का क्रम मैटर नहीं करता को क्या बोलेंगे? से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक अवयव एक ही बार लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या वो बताता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है लॉयल। ठीक है, लॉयल शब्द के जो अक्षर हैं उसका आपको समुच्चय बताना है। लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ठीक बात है। कैसे लिखेंगे? वही हम करली ब्रैकेट बनाएंगे। समुच्चय का नाम मैंने ए दे दिया है, यहां पे आपका ए दे दो, बी दे दो, जो मन करे दे दो। सवाल में लिखा हुआ आएगा समुच्चय का नाम क्या है। ठीक है, पहला अक्षर कौन है? पहला अक्षर है एल, है ना। अगला अक्षर कौन है? अगला अक्षर है ओ। अगला अक्षर कौन है? अगला अक्षर है वाई। अगला अक्षर कौन है? अगला अक्षर है ए। और उसके अगला वाला अक्षर कौन है? एल। पर एल पहले से आ चुका है तो आपको दोबारा यहां एल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई अवयव एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, उसको 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, सॉरी रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? सर हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, हम आपके अवयव लिखते हैं, बीच में कॉमा का निशान लगाते हैं और इनका जो क्रम है, क्रम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी क्रम में लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर अवयव एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हमको 2 बार नहीं लिखना। परफेक्ट है। चलिए यहां तक बात समझ आ गई। अगला क्या है? नहीं मानोगे ना सर। चाहते ही नहीं हो कि ऑफलाइन की तरह पढ़ो। अब चुप हो जाओ। ठीक है, अब सारे म्यूट हो, अपने आप से अनम्यूट भी नहीं कर पाओगे। अब अनम्यूट करने का तरीका मैं बता देता हूं। रिएक्ट में जाओगे, रिएक्ट में जाने के पास एक ऑप्शन आएगा रेज योर हैंड। वहां जो बच्चा रेज करेगा मैं उसको परमिशन दूंगा अनम्यूट करने की, बाकी सब म्यूट रहोगे। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो आप ऐसे हाथ खड़ा करके आंसर मुझे कर सकते हो। रेज हैंड का मतलब है आपको कोई डाउट है, आपको पूछना है, मेरे से बात करनी है। ठीक है, अब शांति से पढ़ो बैठ के। दूसरा फॉर्म क्या है? दूसरा फॉर्म है आपका सेट बिल्डर। समुच्चय निर्माण विधि या रूप, जो भी आपका मन करे। इसको ध्यान से समझना है ना। पहली बार आपको थोड़ा सा
अजीब लगेगा, पर उसके बाद आपको ये ऐसी इसकी आदत पड़ जाएगी। जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे हम आप पता नहीं कितनी बार ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय लिखोगे। इसको लिखने का तरीका है, मैं ये सेट ए ही लिख रहा हूं, है ना। सेट ए हम लिखते हैं, हम वही करली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते हैं एक्स, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल एक्स, सभी एक्स का समुच्चय। तो इतना सा लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो इतना सा लिखा है, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी सभी एक्स का समुच्चय। सिंपल बात है। चलो इसके आगे हम लगाते हैं, ये आप ऐसे दो बिंदु भी लगा सकते हो या आप ऐसे खड़ा हुआ डंडा भी लगा सकते हो, एक ही बात है। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इन दो बिंदुओं का मतलब होता है सच दैट, यानी इस प्रकार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सच दैट, ठीक है। ये क्या है, ये तो वही है, सेट ऑफ ऑल एक्स, और इसका मतलब है सच दैट, यानी इस प्रकार। मैं कौन सा समुच्चय लिखना चाहता हूं, मैं ये वाला समुच्चय लिखना चाहता हूं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल एक्स, सभी एक्स का समुच्चय। कौन से एक्स, इस प्रकार के एक्स का समुच्चय जहां पर एक्स की वैल्यू क्या है सर, जहां पर एक्स एक नेचुरल नंबर है, एन जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। ये भी लिखा दूंगा मैं आपको। एन कौन होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। और इस जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी स्मॉल एक्स प्राकृत संख्या है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना। और ये एन क्या है, ये एन आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो। जहां भी एन लिखाएगा इसका मतलब वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक बात है। अभी तक हमने क्या क्या लिखा है, अभी तक हमने लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी जो स्मॉल एक्स है वो प्राकृत संख्याओं के अंदर है, यानी स्मॉल एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक बात है यहां तक। और इस प्राकृत संख्या की खासियत क्या है, इस प्राकृत संख्या की खासियत ये है कि वो एक से तो बड़ी है पर 7 से छोटी है। यानी जो x है इसकी खासियत क्या है, ये 1 से तो बड़ा है परंतु 7 से छोटा है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि उन सभी x का समूह, किस प्रकार के x, x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा है और 7 से कम है। ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। तो ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है जिसमें हम टेबल के रूप में लिखते हैं। ये आपका सेट बिल्डर है जिसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। शिबानी शाह, बोल बेटा। सर सर हाँ आवाज आ सर, वहां पे आप एग्जाम्पल में लोयल जो लिखे है ना, हाँ, उसमें पहले तो आप बोले कि स्मॉल लेटर में लिखना है, तो उसमें सामान्यतः तो सामान्यतः बाकी सवाल जैसा बोलेगा ऐसे करेंगे। हो सकता है सेट को भी कैपिटल में ना लिखो, इन जनरल हम करते हैं, बाकी सवाल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर ये जो ऐसे लिखा होता है ना शब्द, कैसे LOYL, अगर इसमें ही स्मॉल अल्फाबेट होते तो मैं स्मॉल में लिख देता, पर चूंकि सवाल में अक्षर ही बड़े हैं तो मुझे बड़े ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां सवाल में अल्फाबेट है ही नहीं, गिनतियां हैं, जैसा सवाल बोलेगा हम ऐसे करेंगे, सिंपल है। चलिए, अगर आपको इस वाले समुच्चय को सेट बिल्डर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ये है A, सेट ऑफ ऑल एक्स, सभी एक्स का समुच्चय सच दैट एक्स शब्द लॉयल का अक्षर है, के अक्षर है। बात समझ आ गई, ठीक है, परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीजें जो मानक समुच्चय हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि बार बार हमें दिक्कत ना आए, है ना। लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
सतराज बेटा ये पढ़ रहा है, तुझे डिस्टर्ब कर रहा है साथ में। सतराज, सरताज अंसारी, पड़ोसी को बोल पढ़ने दे मेरे को, वो भी 11th में तो पढ़ा ले उसको साथ बैठा के। चलो बढ़े आगे। अगला है आपका मानक समुच्चय। कुछ मानक समुच्चय हैं जिनको मैं लिख देता हूं, जैसे n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अगर मैं इसको आपका रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो प्राकृत संख्याएं कौन होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, है ना, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अपरिमित रूप से अनेक। पहला हो गया। दूसरा आपका होता है z। z आपका है पूर्णांकों का समुच्चय। क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक कौन कौन होते हैं सर, 0 भी शामिल होगा और सारी नेगेटिव की संख्याएं भी शामिल हो जाएंगी। यानी अगर मैं इसको आपका रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे होगा सर, बहुत सारी नेगेटिव संख्याएं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और आगे की बहुत सारी संख्याएं। सिंपल है। अगला है आपका Q। Q आपका है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब सारी परिमेय संख्याओं को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकता क्योंकि परिमेय संख्या तो बहुत सारी हैं, संख्या तो ये भी बहुत सारी हैं, पर 0 और 1 के बीच में ये अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं, तो इनको सारणीबद्ध रूप में लिखना संभव नहीं है, तो इनको लिखना ही रोस्टर फॉर्म में पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सभी एक्स का समूह, सभी एक्स का संग्रह, किस तरह के एक्स, कि एक्स परिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्याओं को हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी x को p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q कौन है सर, जहां पर p आपके पूर्णांक है और q भी आपके पूर्णांक है, यानी p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। इसका मतलब बिलोंग्स टू, जो p है वो, सॉरी स्मॉल लिख लो, ये जो स्मॉल p है वो क्या है, ये आपका एक पूर्णांक है। स्मॉल p बिलोंग्स टू z, यानी कि p आपका एक पूर्णांक है। और मैंने लिख दिया स्मॉल q बिलोंग्स टू z, यानी कि q भी आपका एक पूर्णांक है। साथ में एक कंडीशन और है, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। थोड़ा अजीब लगेगा पर 2-5 दिन में इसकी आदत पड़ जाएगी आपको, है ना, रटना वटना भी नहीं है, बस समझ लेना। सेट ऑफ ऑल एक्स, सभी एक्स का समूह सच दैट एक्स क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर p और q कौन होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। चौथा, Q के ऊपर ऐसे मैंने C लगा दिया, इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। सही बात है। एक आपका होता है R। R का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं। R का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आगे जब मैं कभी R में यूज में लूंगा तो मतलब मैं वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा हूं, Q को यूज में लिया है तो परिमेय की बात कर रहा हूं, Z को यूज में लिया तो पूर्णांक की बात कर रहा हूं, N को यूज में लिया है तो मैं प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा हूं। 3 और हैं आपके, Z प्लस। Z का प्लस का मतलब है वो सभी पूर्णांक जो धनात्मक हैं, यानी 1 से स्टार्ट होंगे। तो ये क्या है, Z प्लस का मतलब है धनात्मक पूर्णांक। सातवां आपका है Q प्लस। Q प्लस का मतलब क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं।
धनात्मक परिमेय संख्याएं। लास्ट आपका है R प्लस। R प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्याएं। क्लियरिटी? लिख लो फटाफट। n प्राकृत संख्याएं हैं, z आपके पूर्णांक है, q परिमेय है, q के ऊपर c को जो भी बोलते हैं आगे बता दूंगा क्या बोलते हैं। r आपकी वास्तविक संख्या है, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना? परफेक्ट है। बढ़े आगे। स्पर्श बोल बेटा। हेलो सर। सर ये आर प्लस जो है इसको एक बार समझा दीजिए जरा। आर प्लस इसका का उदाहरण मतलब देकर है, बता। जैसे आप समझो, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है जिनको परिमेय प्लस अपरिमेय, है ना? जैसे 1 एक रियल नंबर है, 1 एक वास्तविक संख्या है, 2 वास्तविक संख्या है, 3/2 वास्तविक संख्या है, √2 जो कि अपरिमेय होती है वो भी वास्तविक संख्या है, √3 भी वास्तविक संख्याएं हैं, माइनस का √2 भी वास्तविक संख्या है, माइनस का √3 भी वास्तविक संख्या है, माइनस का 1 भी वास्तविक संख्या है, माइनस का 3/2 भी वास्तविक संख्या है। पर R प्लस में ये नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। माइनस का 1 नहीं आएगा, माइनस का 3/2 नहीं आएगा, माइनस का √2 नहीं आएगा, माइनस का √3 नहीं आएगा, यानी जीरो से छोटी, जीरो भी शामिल है, जीरो और जीरो से छोटी कोई संख्या नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ जीरो से बड़ी संख्याएं आएंगी। ठीक है, चलिए परफेक्ट है। यहां तक बात हमारे समझ में आ गई। एक चीज और लिखा ही देता हूं मैं, ऐसे हमने लिख लिया है, बिलोंग्स टू सिंबल, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, अब मेरी बात समझना। जैसे एक समुच्चय मैंने लिया है, समुच्चय ए लिया है, वो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन है? ये है स्मॉल ए, ई आई ओ यू। करेक्ट बात है। ए क्या है? ए आपका अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं उनका समूह है। ठीक है, अब ये स्मॉल ए क्या अवयव है समुच्चय ए का? स्मॉल ई क्या अवयव है समुच्चय ए का? है। स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है, तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी स्मॉल ए कैपिटल ए समुच्चय का अवयव है। ई क्या कैपिटल ए का अवयव है? हाँ सर है, तो हम इसको लिखते हैं स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी स्मॉल ई कैपिटल ए समुच्चय का एक अवयव है। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं टी और मैं आपसे पूछूं क्या टी समुच्चय ए का अवयव है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं है। तो नहीं है लिखाने का तरीका होता है, पहले हम बिलोंग्स टू का सिंबल यानी एप्सिलॉन बनाते हैं, फिर इसको हम काट देते हैं, हम लिखते हैं टी डजंट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे डजंट बिलोंग्स टू। और हिंदी में लिख सकते हो टी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए समुच्चय ए का अवयव है। ठीक बात है, यहां तक सब कुछ क्लियर है हमारा। लिख लो, फिर हम आपकी प्रश्नावली 1.1 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी आप उसको सॉल्व कर लोगे, है ना? लिख लिया सबने? बढ़े आगे। इसका पीडीएफ मिलेगा बेटा, सब मिलेगा, तुम टेंशन मत लो। चलो प्रश्नावली 1.1, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। समुच्चय कौन होता है? जिसके अवयव सुपरिभाषित होते, वो समुच्चय होता है। जिसके नहीं होते वो समुच्चय नहीं होता है। सिंपल सी कहानी है। पहला सवाल, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह।
क्या जे अक्षर से जितने भी महीने स्टार्ट होते हैं उनको हम एक जगह लिख सकते हैं क्या? मैं किसी भी महीने का नाम आपको बताऊं, फिर आप बता दोगे इस समुच्चय में आएगा नहीं आएगा? सर बता देंगे। यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये एक सुपरिभाषित कथन है। सुपरिभाषित कथन है तो ये किसको निरूपित करेगा? एक समुच्चय को निरूपित करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? हाँ, ए समुच्चय होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आपके हिसाब से क्या ये समुच्चय है या नहीं है? जिनको हाँ बोलना है वो ऐसे हाथ खड़ा करना, जिनको ना बोलना है वो ऐसे आप क्या करते हैं सिंबल बना सकते हो। किसको लगता है समुच्चय है वो हाथ खड़ा करेगा, जिसको लगता है नहीं है वो क्रॉस का सिंबल बनाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक सर, ये समुच्चय नहीं है। क्यों समुच्चय नहीं है? कि जो स्टेटमेंट है ना सबसे अधिक प्रतिभाशाली, ये कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट हो गया है। कैसा? कि सबसे अच्छा क्रिकेटर, सबसे अच्छा हीरो, सबसे अच्छी हीरोइन। तो सर सबसे प्रतिभाशाली हर आदमी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मुझे कोई लेखक पसंद है, मेरे भाई को कोई और लेखक पसंद है, मेरे टीचर को कोई और लेखक पसंद है, मेरे पिताजी किसी और लेखक को पसंद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली कौन है हम ये नहीं बता सकते। हमें अगर ये दिया जाता कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली की परिभाषा क्या है तब हम बता देते। अगर ये सवाल बोलता कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली का मतलब है जिसने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी हूँ, तो हम बता देते किसी किताब सबसे ज़्यादा है। ठीक बात है, तो ये क्या है? ये समुच्चय नहीं है। ठीक बात है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। तो जिनको लगता है समुच्चय है वो ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, जिनको लगता है नहीं है वो ऐसे क्रॉस बना देंगे। तीसरा वाला क्या समुच्चय है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है बेटा? कुशाग्र तुझे लगता है समुच्चय है ये? सब बात नीचे कर लो अपना। हाँ, अगर समुच्चय है तो एक बात बता, जब मैंने पूछा सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, उसी पे बात नहीं बन रही तो सबसे अच्छे 11 कहां से ढूंढ के लाओगे? ठीक बात है। तो ये जो लिखा है ना सर्वश्रेष्ठ, इस सर्वश्रेष्ठ का मतलब नहीं हमें मालूम। अगर ये बोल देता कि ऐसा खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए वो सर्वश्रेष्ठ है तो मैं निकाल देता, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए वो सर्वश्रेष्ठ है तो भी मैं निकाल देता। अगर ये लिख देता जिसने सबसे कम रन बनाए तो मैं वो भी निकाल देता। अगर ये बोल देता कि जो सबसे ज्यादा बार रन आउट हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है तो मैं वो भी निकाल देता। पर ये जो सर्वश्रेष्ठ है इसकी कोई अपनी परिभाषा नहीं है। मेरे हिसाब से कोई बेस्ट हो सकता है, आपके हिसाब से कोई और बेस्ट हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक समुच्चय नहीं है। क्लियरिटी? चलो, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके स्कूल में जो आपकी क्लास है उसमें जितने भी बालक हैं उनको एक साथ लिखा जा सकता है, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और किसी बच्चे का नाम अगर टीचर पूछे और वो बोले कि ये आपकी कक्षा में है या नहीं है, आप बता दोगे आराम से सर ये मेरी क्लास में है, ये मेरी क्लास में नहीं है। तो ये क्या है? ये समुच्चय होगा। क्लियरिटी? चलो, 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। तो जिनको लगता है समुच्चय है वो हाथ खड़ा करो, जिसको लगता है नहीं है वो क्रॉस का निशान बनाओ। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, सर हमको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में 99 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये एक समुच्चय हो गया। क्लियरिटी? बढ़े आगे? चलिए सर, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, किसको लगता है ये समुच्चय है वो हाथ खड़ा करो, जिसको नहीं लगता वो क्रॉस का निशान बनाओ। सबको लगता है समुच्चय, क्योंकि सर प्रेमचंद ने जितनी भी किताबें लिखी हैं उन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये समुच्चय होगा। इसकी एकदम सही परिभाषा है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इसको आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, क्या ये समुच्चय होगा? हाथ खड़ा करो, इसको लगता है नहीं होगा क्रॉस बनाओ। सबके, नेहा को लगता है कि ये समुच्चय नहीं है। नेहा अनम्यूट कर बेटा एक बार अपने आप को, उधर उधर हैंड रेज कर, मैं अनम्यूट करता हूं आपको। नेहा कहाँ गई? नेहा ये रही। नेहा सिस्टम में हैंड रेज कर बेटा। हाँ, अब बता कि क्यों नहीं है समुच्चय। अनम्यूट कर दिया मैंने, बोल सकते हो आप। अब आपके फोन में अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, अनम्यूट हो जाओगे आप। कहाँ गई नेहा? बेटा आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आया है अनम्यूट करने का, उस फ़ोन पे क्लिक करो अनम्यूट पे, फिर अनम्यूट हो गए आप। अभी तक म्यूट हो, आवाज़ नहीं आएगी मुझे।
अभी भी म्यूट हो। अरे ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा यार। चलो ठीक है। प्रियांशी जबरदस्ती अनम्यूट हो गई, उसको करना नहीं था मुझे। प्रिया रंजन बोल बेटा, क्या बोल रहा था? चलो ठीक है ना। सभी संपूर्णांक कौन कौन है? संपूर्णांक हम जानते हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, -2 है, -4 है, -6 है। मैं अगर आपसे बोलूं क्या 3 एक संपूर्णांक है, आप बोलोगे नहीं है। मैं बोलूंगा क्या 4 एक संपूर्णांक है, तो ठीक है, परफेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या होगा? एक समुच्चय होगा। क्लियरिटी? चलो, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह आराम से लिख सकते हैं। प्रश्न हमें दे रखे हैं, हम इकट्ठे करके एक जगह डाल देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ये एक समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अब ये दिक्कत ही हो गई, सबसे अधिक खतरनाक कौन होता है ये हमें नहीं मालूम। अगर वो बोलता कि जिसका वजन सबसे ज्यादा है वो खतरनाक है तो हम निकाल देते, कि लंबाई सबसे ज्यादा होती है वो खतरनाक है तो हम निकाल देते, इसके दांत सबसे ज्यादा है वो खतरनाक है तो हम बता देते। अब सबसे अधिक खतरनाक हर आदमी के हिसाब से अलग अलग है। किसी को छिपकली खतरनाक लगती है, किसी को शेर खतरनाक लगता है, किसी को भेड़िया खतरनाक लगता है, किसी को, हर आदमी की अपनी एक वो है ना। किसी को कुत्ता खतरनाक लगता है। तो सबसे अधिक खतरनाक कौन है ये हमें नहीं मालूम। आपको ये परिभाषित करना पड़ेगा सबसे अधिक खतरनाक की डेफिनेशन क्या है। तो ये क्या है? नहीं है। क्लियरिटी? पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल। मान लीजिए एक समुच्चय ए है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा है, रिक्त स्थान में उपर्युक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू को भरिए। ठीक है, क्या 5 इसका अवयव है? सर 5 इसका अवयव है तो सिंबल आएगा बिलोंग्स टू। क्या 8 इसका अवयव है? 8 यहां पर नहीं है तो क्या आएगा? डजंट बिलोंग्स टू। क्या 0 अवयव है? 0 नहीं है तो आएगा डजंट बिलोंग्स टू। क्या 4 अवयव है? 4 है तो आएगा बिलोंग्स टू। क्या 2 अवयव है? 2 है तो आएगा बिलोंग्स टू। क्या 10 अवयव है? 10 नहीं है तो क्या आएगा? डजंट बिलोंग। सिंपल है। अगर अवयव है तो हम क्या लगाएंगे? बिलोंग्स टू, और अगर अवयव नहीं है तो क्या लगाएंगे? डजंट बिलोंग्स टू। ठीक बात है, लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूं। लिख लिया सबने? आधे से ज्यादा का तो पेन ही नहीं चल रहा है। बाद में लिखोगे क्लास के बाद में। चल रहा है? जो बैठे हुए हैं ना एकदम ऐसे मस्त, अपने ऐसे ऐसे हाथ करके यूं ऐसे करते हो कि जब मैं पढ़ा देता हूं उसके बाद फिर लिखते हो, साथ साथ लिख लिया करो। स्पेशली जो एडवांस में है ना, पॉइंट ऑफ एडवांस जेडबलई में, बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए समय चाहिए। तो पहले पढ़ोगे फिर लिखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे? हो गया? चलिए, और क्वेश्चन तो आपकी बुक में दे रखे हैं, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपके एनसीईआरटी की किताब का ही सवाल है। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। देखो समुच्चय ए क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स, सभी एक्स का समुच्चय, सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 और 7 के बीच में। ठीक है, -3 से बड़ा पूर्णांक और 7 से छोटा पूर्णांक। -3 से बड़ा -2 होता है तो आपको मिल जाएगा -2, उससे बड़ा -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6। हो गया है ना? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। यानी एक्स एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है परंतु 7 से छोटा है। -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिंपल। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक बात है सर। 6 से कम प्राकृत संख्याएं 1 होती है, 2 होती है, 3, 4, 5, 6 से कम नहीं है। सिंपल सी बात है ना। 6 आपका 6 से कम नहीं है, 6 तो 6 के बराबर है। 6 से कम कौन है? 5 है। टी निकालो एक बार आंसर।
सी को अपने हिसाब से सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले अपने हिसाब से निकालो क्या आंसर आपका आता है। करो, सॉल्व करो सी को। किया किसी ने सॉल्व? स्क्रीन पे दिखा देना मुझे कॉपी ऐसे करके, कॉपी पलट के कैमरे पे दिखा देना, दिख जाएगी मुझे। ये तो उम्मीद ही नहीं थी है ना कि मैं ये भी पूछ लूंगा कि सर कॉपी दिखा दो मुझे। ये करण यादव तू आसमान में कहाँ पढ़ रहा है बेटा? कहीं बैठ जा, कॉपी ले ले, पेन ले ले। तो घूमते घूमते कौन गणित पढ़ेगा? फिर पूरे साल मेरा खून पिएगा, सर मुझे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, मेरा बैकलॉग हो गया, मेरा ये हो गया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। प्रिया रंजन कुमार ने कर दिया है, ठीक है बेटा। बाकी जिसने किया है वो कॉपी दिखा दो मुझे। नेहा ने किया, जीत ने किया, ठीक बात है, बनाते हैं सवाल अब, है ना। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है, ठीक बात है। लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 2 अंकों में पहला अंक तो 0 हो ही नहीं सकता, कि पहला अंक अगर मैं 0 कर दूंगा तो वो तो 1 अंक की संख्या बन जाएगी। तो पहला अंक मैं 1 लेता हूं, तो दूसरा अंक क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि अंकों का योग 8 है, तो दूसरा अंक 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर पहला अंक मैं 2 लेता हूं तो दूसरा अंक 6 आ जाएगा। पहला अंक 3 लेता हूं तो दूसरा अंक क्या आएगा? 5 आ जाएगा। पहला अंक अगर 4 लेता हूं तो दूसरा भी 4 आएगा। 5 लेता हूं तो 3 आएगा। 6 लेता हूं तो 2 आएगा, और 7 लेता हूं तो 1 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर मैं पहला अंक 8 लेता हूं तो दूसरा अंक 0 आ सकता है, क्योंकि 80 एक 2 अंकों की संख्या है। मैं पहला अंक 9 नहीं ले सकता। पहला अंक 9 लेते हैं, यहां पर कोई अंक आपको मिलेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो आपके हैं, ये क्या है? वो सभी प्राकृत संख्या हैं, सभी 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग कितना है? 8 के बराबर है। कितनों का सही निकला? अब हाथ खड़ा करो कि सही होगा। 1 2 3 4, 1 का गलत, परफेक्ट है, वेरी गुड। 80 में गलती की होगी ना, यहाँ तो भूले होंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, अगली बार ध्यान रखना। बढ़े आगे। टी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, संख्या 60 का डिविजर भी है, भाजक भी है। भाजक मतलब समझते हो? जिनका 60 में भाग जाता है। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसमें 60 का भाग जाता है, जिनका 60 में भाग जाता है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका 60 में भाग जाता है, हमें निकालना है। 60 होता क्या है वैसे? सर 60 देखो, वैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना इस तरह से सीखे होंगे कि 2 का भाग देंगे तो 30 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2 2 3 इंटू 5, ऐसे सीखे हो। अब थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए तो डायरेक्ट भी निकालने की कोशिश कर लिया करो, ये तरीका भी बढ़िया है, कोई बुराई नहीं है। मैं सीधा ऐसे ही लिख दूं, 60 होता क्या है? सर 15 चौकू 60 होता है, तो 4 इंटू 15 होता है। 4 का मतलब 2 की पावर 2, और ये 3 इंटू, ठीक है। आदत डालना ऐसे करने की, करेक्ट है। अब ये जो है, जैसे 60 में किस किस का भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 3 का जाएगा, 15 का जाएगा, 2 इंटू 3 6 का भी जाएगा, 4 इंटू 3 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, 4 इंटू 5 20 का भी जाएगा। बहुत सारी संख्याओं का भाग जाएगा। पर उनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? सिर्फ 3 संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो 2 है, एक 3 है, और 5 है। यही 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका भाग 60 में जाता है। इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं वो क्या है? संयुक्त संख्याएं हैं। जैसे 4 और 3 से क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। 2 और 3 से क्या बनेगा? 6 बनेगा। 3 और 5 से क्या बनेगा? 15 बनेगा। ये कोई भी अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो क्या निकलेंगी? सर 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य है, एक 2 है, एक 3 है, और एक आपका 5 है। हो गया इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया? ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय ई बनाए। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, एक शब्द अगर दूसरी एक अक्षर अगर दूसरी बार आया है तो दूसरी बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार ही लिखना है। देखो सर, सबसे पहले आ गया टी, फिर आ गया आर, फिर आ गया आई, फिर आ गया जी, फिर आ गया ओ, फिर आ गया एन, फिर आ गया ओ। ये वाला ओ तो पहले ही आ गया। फिर आ गया एम, फिर आ गया ई, टी आ गया, टी पहले से है, आर, आर पहले से है, वाई। बस तो देखो ओ रिपीट हुआ है और आपका कौन रिपीट हुआ है? टी रिपीट हुआ है और आपका कौन रिपीट हुआ है? आर रिपीट हुआ है। तो ये एक बार लिखना है, बाकी सब ठीक है। परफेक्ट है? हो गया सॉल्व? पूछना है या हो गया है? हो गया, ठीक है। तो पूछना हो सिस्टम में हैंड रेज करना, वहां से मैं अनम्यूट कर पाऊंगा। बढ़े आगे? चलिए सर, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये समुच्चय है एफ, शब्द है बेटर। एक तो बी आ गया, फिर ई आ गया, फिर टी आ गया, दूसरी बार टी की आवश्यकता नहीं है, ई की आवश्यकता भी नहीं है, और आर आ गया। एनी डाउट? आकाश एंड प्रिय रंजन, डाउट ऐसे याद खड़े कर रखे हैं, बोलो बेटा। सर आकाश एंड प्रिय रंजन कुमार, बोलो। डाउट नहीं है सर, डाउट नहीं है। सब सही है? ठीक है। हाँ हाँ। तो हाथ वो सिस्टम में हैंड रेज मत किया करो फिर। दूसरा कौन था? आकाश, बोल बेटा। सर आवाज, बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है ना, ये स्मॉल लेटर में होगा ना अवयव? नहीं 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 नहीं, बात समझ। स्मॉल लेटर में लिखते हैं सामान्यतः, हर केस में स्मॉल लेटर नहीं लिखते। जैसा सवाल है ऐसा आंसर है। ट्रिगोनोमेट्री अगर बड़े में लिखा गया है तो अक्षर भी बड़े हैं उसके, और ट्रिगोनोमेट्री छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता तो अक्षर भी छोटे होते। ठीक बात है, वो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी ऐसे ही लिखोगे, जैसा सवाल है ऐसा हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है? ठीक सर। लक्ष्मी, बोल बेटा। सर ये फोर्थ वाला नहीं समझ में आया। ये यस सर। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अनम्यूट मत किया कर, मतलब म्यूट ही रहा कर। सवाल अगर मेरे से पूछते हो तो बोलता हुआ रहा करो। ठीक है, अब म्यूट करो अपने आप को, फिर मेरा आंसर करो। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से और खुद से कटता है, बस। ये रटी हुई डेफिनेशन को आप थोड़े दिनों के भूल जाओ, है ना। वो जो रट रट के हमने डेफिनेशन कर रखी है ना, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। सिंपल सी कहानी है, थोड़ा सिंपल शब्दों में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक बात है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, खुद का जाएगा, एक का जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो सेल्फ अंडरस्टूड है। अब एक बात बता मुझे, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका 60 में भाग जाता है? 60 में किस किस का भाग जा सकता है? बोलो। सर दो का, हाँ, 3 का, हाँ, 5 का, हाँ, और 6 का, हाँ, ऐसे और भी संख्याएं निकलेंगी। क्या 6 अभाज्य संख्या है? नो सर, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। क्या 12 अभाज्य है? नो सर। क्या 15 अभाज्य है? नो सर। क्या 20 अभाज्य है? नो सर। ठीक है। क्लास 10th में या 9th में एक बहुत ही जरूरी थ्योरम थी, बहुत पावरफुल थ्योरम थी। वो शायद पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं मालूम। वो थ्योरम ये बोलती है कि दुनिया की सभी, क्या बोलते हैं, आपकी संख्याएं
अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। पढ़ा था ऐसा कहीं? दुनिया में जितने भी संख्याएं लिखी गई हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक हैं आपके, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी हैं। देखो ऐसे, जैसे ये जो 60 है ना, ये तीन संख्याओं से मिलकर ही बना है। एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। 2 को मैंने 2 बार गुना किया है, 3 को मैंने 1 बार गुना किया है, 5 को मैंने 1 बार गुना किया है, मुझे 60 मिल गया है। तो इसमें भाग किस किस का जाएगा? इसमें भाग इन संख्याओं में से ही जाएगा। एक 2 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 5 है। इनमें से आप क्या करोगे? अगर एक संख्या उठाओगे तो 2 का भाग चला जाएगा, ये 2 संख्या उठाओगे तो 4 का भाग चला जाएगा, ये 2 संख्या उठाओगे तो 6 का भाग चला जाएगा, ये 2 संख्या उठाओगे तो 15 का भाग चला जाएगा, ये 3 संख्या उठाओगे तो 12 का भाग चला जाएगा, ये 3 संख्या उठाओगे तो 30 का भाग चला जाएगा। समझ रहे हो? तो दुनिया की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही बनी हैं। अब क्या होगा, जब मैं केवल एक संख्या को पिक करूंगा तब तक तो वो अभाज्य रहेगी, 2, 3, 5 अभाज्य रहेंगी। जब मैं एक से ज्यादा संख्या को पिक कर लूंगा, जैसे मैंने 2 और 2 को पिक कर लिया तो 4 बन गया, पर 4 अभाज्य नहीं हो सकती। 4 में भाग जाएगा, 4 का 60 में भाग तो जाएगा, पर 4 अभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि 4 2 बार 2 आने से बना है। अगर मैं इन दोनों को पिक करता हूं यानी 6, तो 6 का 60 में भाग जाता है, पर 6 अभाज्य नहीं है, क्योंकि वो 2 और 3 से मिलकर बनी है। ठीक है, चलिए म्यूट कर लो अपने आप को। अब शिवानी शाह, पहले आवाज नहीं आ रही थी। तो बेटा आपका कैमरा अगर बंद है तो मुश्किल है यहाँ पे आपको अलाउ करूँ मैं बोलने, पहले कैमरा ऑन करना फिर ही अलाउ हो पाओगे। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये हो गई कहानी। अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पर, पांचवे वाले क्वेश्चन पर, छठे वाले क्वेश्चन। ये क्या है? चलो, ये मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, घर बैठकर इसे बनाना। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, घर बैठकर आप बनाना। कल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, इसे भी आप घर बैठ के बनाना। कल की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की मैथमेटिक्स की क्लास 11th की पहली क्लास।